कि मेंटेनेंस केसेस में दो एक्सट्रीम आर्गुमेंट्स होती हैं। ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सभी कोर्ट्स को ये डायरेक्शन दी जो कि मेंटेनेंस केस में एक पति और पत्नी दोनों को पता होने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, एक पति के लिए पत्नी के मेंटेनेंस को खत्म करवाना या कम करवाना सबसे मुश्किल लड़ाई है, क्योंकि कोर्ट ज्यादातर पत्नी का साथ देती है। ये मान के चलती है कि पति की गलती है, पति ने ही कुछ अत्याचार किया होगा, वाइफ तो बेचारी सीधी सादी है। ऐसे में पति को कोर्ट के सामने क्या क्या पॉइंट्स रखने होंगे जिससे कि वो पत्नी के मेंटेनेंस को कम करवा सके या खत्म करवा सके। जी हाँ दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे ही पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि मेंटेनेंस केस में एक पति और पत्नी दोनों को पता होने चाहिए। दोस्तों, ये पॉइंट्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लैंडमार्क जजमेंट रजनीश वर्सेस नेहा में बताया कि मेंटेनेंस इन्हीं कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिसाइड होगा। तो दोस्तों, देर नहीं करते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं कि मेंटेनेंस केस में क्या क्या पॉइंट्स कोर्ट के सामने रखने हैं जिससे कि मेंटेनेंस डिसाइड किया जाएगा और इन्हीं पॉइंट से पति पत्नी के मेंटेनेंस को कम करवा सकता है, खत्म भी करवा सकता है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है कि पति को अपनी और अपनी पत्नी के स्टेटस के बारे में बताना है। देखिए, हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पार्टीज के स्टेटस को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है कि स्टेटस क्या होता है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं क्योंकि पति पत्नी का मामला है, तो ऐसे में स्टेटस का मतलब है क्या वो मिडिल इनकम ग्रुप में आता है, हाई इनकम ग्रुप में आता है या लो इनकम ग्रुप में आता है। दूसरी तरफ पत्नी का क्या स्टेटस है, यानी कि पत्नी और उसकी फैमिली का क्या फाइनेंशियल बैकग्राउंड है। दूसरी तरफ स्टेटस का मतलब हो सकता है कि पति की क्या पोस्ट है, क्या पोजीशन है एम्प्लॉयमेंट में। अगर पति किसी अच्छी पोस्ट पर है तो उसका स्टेटस उसी हिसाब से होगा। पत्नी कोई काम करती है, किसी पोजीशन पर है, तो पत्नी का स्टेटस भी उसकी पोस्ट या पोजीशन के हिसाब से होगा। तो मोटे तौर पर पति को मेंटेनेंस केस में अपना और अपनी पत्नी के स्टेटस के बारे में बताना है ताकि कोर्ट दोनों के स्टेटस का आंकलन कर सके। दोस्तों, इसके बाद देखने में आता है कि पत्नी मेंटेनेंस केस में अपना और अपने बच्चों का एक्सपेंडिचर या खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ा देती है ताकि उसे ज्यादा मेंटेनेंस मिल सके। दोस्तों, इस पर पति परेशान हो जाता है कि पत्नी का इतना खर्चा तो है ही नहीं, पत्नी ने हर चीज बढ़ा चढ़ा करके लिख दी है, अब वो क्या करे। तो ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि पत्नी और बच्चों को जो रीजनेबल नीड्स हैं केवल उन्हीं के आधार पर मेंटेनेंस डिसाइड किया जाए, केवल उन्हीं के आधार पर उनको मेंटेनेंस दिया जाए। और रीजनेबल नीड्स का मतलब होता है कि जीवन व्यापन करने के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो चीज रीजनेबल नीड्स में आती है, और वो रीजनेबल नीड्स पति की पोस्ट, पोजीशन या इनकम के हिसाब से भी हो सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि यदि कोई चीज 100 रुपए में आती है या आ सकती है या नीड 100 रुपए में पूरी हो सकती है तो उसके लिए 1000 रुपए खर्चे जाएं या उसका एक्सपेंडिचर 1000 रुपए या 5000 रुपए रख दिया जाए, तो वो अनरीजनेबल नीड्स होगा। तो ध्यान रहे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि नीड्स हमेशा रीजनेबल होनी चाहिए और उन रीजनेबल नीड्स के बेसिस पर ही मेंटेनेंस तय होगा। दोस्तों, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है जो कि पति ने कोर्ट के सामने बताना है वो ये है कि उसकी पत्नी कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी क्वालिफाइड है। क्योंकि ज्यादातर पत्नियां केस तो डाल देती हैं लेकिन उसमें अपनी क्वालिफिकेशन नहीं लिखती हैं या वो कितनी पढ़ी लिखी हैं ये नहीं लिखती हैं। अगर वो पढ़ी लिखी हैं, वो क्वालिफाइड हैं, तो पति इस बात को अपने रिप्लाई में या कोर्ट के सामने जरूर मेंशन करे। दोस्तों, कई बार ये भी देखने में आता है कि पत्नी अच्छा खासा कमा रही होती है, उसके पास अपने आप को मेंटेन करने के पर्याप्त साधन होते हैं, इसके बावजूद वो पति से मेंटेनेंस मांगती है। तो ऐसे में पति ने कोर्ट को बताना है कि मैट्रिमोनियल होम में जब पत्नी रहती थी
वहां कितना खर्चा होता था, जिस हिसाब से उसको मैट्रिमोनियल होम में मेंटेन किया जाता था, उसी हिसाब से ही वो अभी भी अपने आप को मेंटेन कर रही है। अगर ये चीज पति कोर्ट के सामने बता दे और प्रूव कर दे कि पत्नी सेम स्टेटस अपनी इनकम से ही अपने आप को मेंटेन कर पा रही है, तो पत्नी को मेंटेनेंस लेने का अधिकार नहीं होगा। इसके अलावा बहुत बारी पत्नियां अपनी शादी से पहले की इनकम या जॉब के बारे में अपनी पिटीशन में मेंशन नहीं करती हैं, कोर्ट के सामने बताती ही नहीं है। अगर शादी से पहले पत्नी ने कहीं काम किया है तो ये इंफॉर्मेशन भी पति को कोर्ट के सामने सबमिट करनी है, कोर्ट को बतानी है, क्योंकि ये एक बहुत ही रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है जिसके बेसिस पर कोर्ट ये निष्कर्ष निकालती है कि पत्नी सेल्फ डिपेंडेंट थी, एजुकेटेड थी, अपने आप को मेंटेन करने में समर्थ थी, और इन सब के बावजूद आज पत्नी ना तो जॉब कर रही है और ना ही जॉब ढूंढने की कोशिश कर रही है, बल्कि केस डाल करके अपने पति से मेंटेनेंस लेना चाहती है। दोस्तों, इसके बाद एक पॉइंट और भी है कि मेंटेनेंस केसेस में पत्नी मेंटेनेंस के साथ साथ लिटिगेशन यानी कि कानूनी खर्च भी एक अमाउंट मेंशन कर देती है, और पत्नी इस अमाउंट को 50,000 से लेकर के 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक मेंशन कर देती है। असलियत में चाहे लिटिगेशन कॉस्ट कुछ भी ना लग रही हो। दोस्तों, यहाँ पर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि लिटिगेशन कॉस्ट भी एक रीजनेबल कॉस्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लिटिगेशन कॉस्ट बहुत ही अनरीजनेबल हो। और साथ ही आपको ये भी बताना जरूरी है कि लिटिगेशन कॉस्ट केवल और केवल एक हाउसवाइफ को ही दी जा सकती है, यानी कि जो पत्नी वर्किंग है, जिसके पास अपना सोर्स ऑफ इनकम है, वो लिटिगेशन कॉस्ट भी नहीं ले सकती। ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है। दोस्तों, मेंटेनेंस केस में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर और भी है, वो है एज ऑफ द पार्टीज। ऐसे में पति कोर्ट को पत्नी की एज का हवाला दे सकता है और ये कह सकता है कि पत्नी अभी यंग है, काम कर सकती है, एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है। तो एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है मेंटेनेंस को डिसाइड करने के लिए। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और भी है कि पति को मेंशन करना होगा कि उसकी शारीरिक क्षमता क्या है। अगर पति को किसी भी तरह की कोई शारीरिक प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है या कोई सीरियस डिसेबिलिटी है, तो इस बात को कोर्ट के सामने जरूर रखना है, अपने रिप्लाई में जरूर मेंशन करना है, क्योंकि पत्नी का मेंटेनेंस पति की डिसेबिलिटी या इल हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर पति किसी सीरियस डिसेबिलिटी से ग्रसित है या कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से वो अपनी पत्नी को मेंटेन नहीं कर पा रहा है या वो खुद को भी मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है जिससे कि पत्नी का मेंटेनेंस बिल्कुल ही खत्म हो सकता है या कम हो सकता है। दोस्तों, इन सभी पॉइंट्स के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट दिया और जिसे मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा, वो ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि मेंटेनेंस केसेस में 2 एक्सट्रीम आर्गुमेंट्स होती हैं। एक एक्सट्रीम आर्गुमेंट होती है वाइफ की और दूसरी एक्सट्रीम आर्गुमेंट होती है हस्बैंड की। वाइफ चाहती है उसे ज्यादा से ज्यादा मेंटेनेंस लगे और हस्बैंड चाहता है कि मेंटेनेंस बिल्कुल भी ना लगे या कम से कम लगे। ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सभी कोर्ट्स को एक डायरेक्शन दी कि मेंटेनेंस का अमाउंट जो वो फिक्स करेंगे वो हमेशा ही रीजनेबल होना चाहिए और रियलिस्टिक भी होना चाहिए, यानी कि कोई ऐसी अमाउंट नहीं होनी चाहिए जो कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगे या अनरियलिस्टिक लगे। इसका मतलब है कि अगर कोर्ट मेंटेनेंस की अमाउंट फिक्स करती है तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेंटेनेंस बहुत ज्यादा लगा दिया है या मेंटेनेंस बहुत ही कम लगा दिया है, क्योंकि यदि बहुत ज्यादा मेंटेनेंस लगाया जाएगा तो वो पति के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और अगर मेंटेनेंस बहुत कम लगाया जाएगा तो वो पत्नी के लिए बहुत ही कम पड़ेगा। पत्नी का मेंटेनेंस केवल इतना होना चाहिए कि वो अपने आप को रीजनेबल कंफर्ट्स के साथ अपने आप को मेंटेन कर सके। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। तो अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।